जय हिंद दोस्तों, मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस विद एस.के. सर पर। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान की संवैधानिक यात्रा के बारे में पढ़ रहे थे कि संविधान कैसे किन किन परिस्थितियों से होकर गुजरा और तब हमको 26 नवंबर 1949 को हमारा जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो प्राप्त हुआ। दोस्तों, उसी क्रम में आज बात करते हुए हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में दोस्तों बात करेंगे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर पे भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में बात की थी और अब हम लोग देखेंगे कि आखिर, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि अब तक हम लोग बात कर रहे थे भारत शासन अधिनियम। अब दोस्तों यहाँ पे ये शासन वर्ड है और यहाँ पे ये स्वतंत्रता वर्ड है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अब कहीं ना कहीं अंग्रेजों को ये लगने लगा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद अंग्रेजों को ये लगने लगा था कि अब भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बन गई थी और इन्हीं परिस्थितियों के कारणवश दोस्तों अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाई, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसको भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहते हैं। दोस्तों अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम बना, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी, इसके पीछे का इतिहास क्या था। क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 में तो अंग्रेजों ने स्वतंत्रता के बारे में कहीं कुछ नहीं बोला था, लेकिन हाँ भारत में जो विरोध हो रहे थे, जो आंतरिक गतिरोध पैदा हो रहे थे, जिनके कारणवश अंग्रेजों को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि अब हम ज़्यादा दिन तक भारत में नहीं टिक सकते, उस पर शासन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अब दोस्तों हम लोग उस भूमिका पे बात करेंगे, उस पृष्ठभूमि पे बात करेंगे जो पृष्ठभूमि अंग्रेजों ने या भारतीयों ने मिलकर तैयार की थी। ऐसी परिस्थितियां बनी थी कि अब अंग्रेज भारत को स्वतंत्र कर दें। अब दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोगों को इसका अध्ययन करना है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम का अध्ययन करना है, तो उससे पहले दोस्तों हम लोगों को देखना होगा क्रिप्स मिशन, जो कि दोस्तों कब आया था, 1942 में आया था। दोस्तों क्रिप्स मिशन दोस्तों 1942 में आया था। और दोस्तों इसी क्रम में एक और मिशन है जिसको हम लोग दोस्तों कहते हैं अगस्त ऑफर। दोस्तों ये आया था दोस्तों 1940 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। इसको दोस्तों हिंदी में अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं, अगस्त प्रस्ताव। और दोस्तों ये क्रिप्स मिशन, ये दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण जो मिशन है, प्रस्ताव है एक, जिसमें से एक प्रस्ताव एक मिशन है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम को बनाने में। अब दोस्तों हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में आया था। दोस्तों जो अगस्त प्रस्ताव था वो दोस्तों 8 अगस्त 1940 को दोस्तों भारत आता है। और दोस्तों ये किसके द्वारा लाया जाता है, ये तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिंग लिथियो के द्वारा दोस्तों ये लाया जाता है 8 अगस्त 1940 को। दोस्तों इसमें क्या कहा जाता है दोस्तों, इसमें इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे हम लोग उस पर बात करेंगे। 8 अगस्त 1940 को दोस्तों जब अगस्त प्रस्ताव की घोषणा लॉर्ड लिंग लिथियो के द्वारा शिमला में की जाती है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, शिमला में की जाती है दोस्तों अगस्त प्रस्ताव की घोषणा। लेकिन दोस्तों इसके पहले, अगस्त प्रस्ताव के पहले कुछ और भी महत्वपूर्ण गतिविधियां हुई भारत में, जिसके परिणाम स्वरूप अगस्त प्रस्ताव आया। वो कौन सी थी दोस्तों, एक दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा त्रिपुरी संकट। दोस्तों त्रिपुरी
संकट। दोस्तों इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कर लेते हैं, आखिर त्रिपुरी संकट क्या था। दोस्तों अब हम लोग पढ़ तो बेसिकली रहे थे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, लेकिन उसकी भूमिका, उसकी जो पृष्ठभूमि थी, उसका अध्ययन करने के लिए हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का अध्ययन करना ही पड़ेगा, नहीं तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम की जो पृष्ठभूमि है वो हम लोगों को पता नहीं चल पाएगी। दोस्तों त्रिपुरी संकट क्या था, ये 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कांग्रेस की दोस्तों मीटिंग होती है, ये त्रिपुरी में होती है। और तो त्रिपुरी संकट क्या था कि 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है त्रिपुरी में, जहां पे अध्यक्ष के चुनाव के लिए चुनाव किया जाता है त्रिपुरी में। और उसमें दोस्तों 2 लोग लड़ रहे होते हैं कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष के पद के लिए, जिनमें दोस्तों एक थे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, और दोस्तों दूसरे थे पटाभी सीतारमैया। दोस्तों ये 2 लोग थे जो चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए। और दोस्तों हुआ क्या यहाँ पे कि जो पटाभी सीतारमैया थे, ये गांधी जी के समर्थन से थे, या कह सकते हैं गांधी समर्थित थे। दोस्तों ये गांधी समर्थित थे दोस्तों। और जो सुभाष चंद्र बोस थे ये अपने से ही लड़ रहे थे, और लेकिन इनको गांधी का समर्थन प्राप्त था। और दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि 1940-1930 से लेकर 1950 जब तक गांधी जी की मृत्यु नहीं हुई, तब तक गांधी जी भारतीय राजनीति में उनकी एक अलग पहचान, एक अलग दबदबा बना रहा था। गांधी, क्योंकि इनको गांधी का समर्थन प्राप्त था, और इन्होंने ये कह रखा था कि अगर पटाभी सीतारमैया हार जाते हैं तो मैं, मतलब ये कांग्रेस की हार होगी, ये मेरी हार होगी। इन्होंने क्या कहा था कि अगर पटाभी सीतारमैया हार जाते हैं तो ये व्यक्तिगत रूप से मेरी हार होगी। गांधी जी ने कहा कि अगर ये हार गए तो ये व्यक्तिगत रूप से मेरी हार है, मेरी हार है। और लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस पटाभी सीतारमैया को हरा देते हैं। इस चुनाव में पटाभी सीतारमैया हार जाते हैं, और क्योंकि गांधी जी ने पहले ही कह रखा था कि हमारी ये व्यक्तिगत रूप से हार होगी, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो कांग्रेस में मेंबर थे, कांग्रेस में दोस्तों जो मेंबर थे, कांग्रेस में जो दोस्तों मेंबर थे वो अब सुभाष चंद्र बोस से किनारा करने लगे, उनसे ठीक से बात नहीं करना, उनके कार्य में उनका सहयोग नहीं करना। इस तरह से मतलब उनका जो व्यवहार था बहुत परिवर्तित हो गया कांग्रेस के मेंबरों का सुभाष चंद्र बोस के प्रति, क्योंकि गांधी जी की राजनीति में अच्छी खासी पहचान थी, कांग्रेस में अच्छी खासी पहचान थी, पकड़ थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया दोस्तों, ये इस्तीफा दे देते हैं, अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं 1939 में। मई 1939 में इस्तीफा दे देते, रिजाइन कर देते हैं, और एक पार्टी का निर्माण करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का इन्होंने एक निर्माण किया, और ये भारत को छोड़कर चले जाते हैं, और ये यूएसएसआर की सहायता से जापान पहुंच जाते हैं। वर्मा म्यांमार के रास्ते होते हुए यूएसएसआर से क्या कहते हैं जापान पहुंच जाते हैं दोस्तों। अब ये तो हो गया दोस्तों त्रिपुरी संकट, क्योंकि अब ये जापान पहुंच गए। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम जापान का नाम, ये जो कहानी बताने का जो मोटो था मेरा वो सिर्फ इतना था कि सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंच गए हैं, जापान पहुंच गए हैं। अब दोस्तों इस बात पे हम लोग बात करेंगे कि त्रिपुरी संकट जो मुख्यतः हम इतिहास में पढ़ते हैं वो यही था कि जो सीतारमैया थे, पटाभी सीतारमैया, वो गांधी जी समर्थित थे और वो चुनाव हार जाते हैं। गांधी जी ने कहा कि ये मेरे व्यक्तिगत हार है, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस का सहयोग नहीं करती है, और जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं और वो फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक पार्टी की स्थापना करते हैं 1939 में, और वो भारत छोड़कर चले जाते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो पार्टी थी वो भी आज़ादी के लिए ही काम कर रही थी,
ये भी आज़ादी के लिए काम कर रही थी, लेकिन अपने तरीके से, कांग्रेस तरीके से नहीं कर रही थी। और इसके बाद ये दोस्तों भारत को छोड़कर बर्मा के रास्ते जापान पहुंचते हैं यूएसएसआर की मदद से। और अब जापान पहुंच चुके होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके बाद क्या होता है। अब दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि त्रिपुरी संकट 1939 में संपन्न हो चुका होता है। सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंच चुके होते हैं और इसी समय सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता दोस्तों। ये दोस्तों वही समय काल है कि जो भारत विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो चुका होता है सितंबर 1939 से। ये दोस्तों कब तक चलता है? 1945 तक। सितंबर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चलता है दोस्तों। ये लगभग 6 साल दोस्तों चलता है। और क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार में एक मित्र राष्ट्र होते हैं, मित्र राष्ट्र, और दूसरे तो दोस्तों धुरी राष्ट्र, जिनको दोस्तों कहते थे, ये एक्सिस कंट्री थी और ये दोस्तों एलाइज कंट्री थी। अब दोस्तों इसमें कौन कौन से आते हैं? मित्र राष्ट्र में दोस्तों कौन कौन से थे? ब्रिटेन, फ्रांस, और इधर दोस्तों थे जर्मनी, इटली, जापान। अब दोस्तों आप लोगों को याद हो रहा होगा या कुछ ऐसा महसूस हो रहा होगा कि अभी तक यहाँ पे अमेरिका और यूएसएसआर की बात क्यों नहीं की गई। वो दोस्तों इसलिए नहीं की गई क्योंकि यूएसएसआर और अमेरिका दोनों अपने आप को इससे अलग रखे हुए थे युद्ध से। क्योंकि इटली जो था दोस्तों, जर्मनी जो था दोस्तों, वो प्रथम विश्व युद्ध हारा हुआ था और अब यहाँ पे हिटलर आ चुके थे। जर्मनी में दोस्तों हिटलर थे, जो कि दोस्तों पिछले जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, पहला विश्व युद्ध दोस्तों कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया था, जो जुलाई 1914 से लेकर के नवंबर 1918 तक लड़ा गया था दोस्तों। और उस युद्ध में जर्मनी हार गया था। जर्मनी को बहुत ही ज़्यादा इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और क्योंकि अब हिटलर का जन्म हो चुका होता है इस समय के बाद, और जर्मनी अब अपने बदले को लेने के लिए सोचती है कि अब हमें ब्रिटेन से किस तरह से बदला लेना है, ये मित्र राष्ट्रों से किस तरह से बदला लेना। तो अब क्योंकि जर्मनी धीरे धीरे अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर बना रहा था, और अब जर्मनी ने क्या किया, उसने पोलैंड पे हमला कर दिया। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। पोलैंड पे वो हमला कर देती है, और क्योंकि दोस्तों पोलैंड ब्रिटेन का ही एक पार्ट है, और यहाँ पे जब वो हमला कर देती है तो इसका मतलब ये ब्रिटेन पे हमला था। अब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो चुका होता है 1939 के बाद। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो चुका होता है। अब क्योंकि ये तो दोस्तों ये वो राष्ट्र हैं जिनको हम लोग धुरी राष्ट्र बोलते हैं, एक्सिस कंट्री बोलते हैं। अब इन लोगों ने मिलकर के मित्र राष्ट्रों पर हमला शुरू कर दिया। जर्मनी ने, इटली ने, जापान ने, और इधर ब्रिटेन, फ्रांस परेशान हो गए। क्योंकि दोस्तों ब्रिटेन की कई सारी कॉलोनियां बनी हुई थी। क्योंकि ब्रिटेन के बारे में आप लोगों को पता है, ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन का सूरज कभी डूबता नहीं है, हमेशा इसका सूरज उगा ही रहता था। कि अगर इस कॉलोनी में डूब गया तो किसी दूसरी कॉलोनी में उसका सूरज उगा हुआ है, इसलिए कहा जाता था कि ब्रिटेन का सूरज कभी डूबता नहीं है। अब ब्रिटेन परेशान हो चुका होता है कि क्योंकि जापान और इटली और जर्मनी मिलकर इसके कॉलोनियों पे हमला कर रहे होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इसमें जो प्रधानमंत्री थे वो दोस्तों थे चर्चिल। यहाँ पे दोस्तों जो पीएम थे वो थे चर्चिल, और यहाँ पे जर्मनी में हिटलर रहते हैं और इटली में मुसोलिनी रहते हैं। और अब क्या हुआ दोस्तों, चर्चिल थे, ये दोस्तों वही समय काल है 1945 1939 को 1945 के बीच का समय था। और इसमें भारत में भी आंतरिक आंदोलन, आंतरिक गतिविधियां बहुत तेजी के साथ चल रही होती हैं।
क्योंकि 1939 में त्रिपुरी संकट होता है। अब इसके बाद क्या हुआ कि अब अगस्त प्रस्ताव पेश किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि भारत से लगातार दबाव पड़ रहा था, अब क्योंकि ब्रिटेन को युद्ध लड़ना था। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा, हम ये कहानी क्यों बता रहे थे कि ब्रिटेन को लड़ना था युद्ध, और इसके लिए उसको सैनिक की जरूरत थी। अब वो सैनिक कहाँ से लाए? सैनिक उसके जो, क्योंकि भारत में भी आंतरिक गतिरोध पैदा हो रहे थे, तो जो ब्रिटेन के सैनिक थे, जो ब्रिटिश सैनिक थे, वो भी भारत के साथ खड़े हुए थे भारत में। अब इनको जब सैनिक चाहिए तो ये भारत से सैनिक मांग रहे थे। अब क्योंकि यहाँ से सैनिक अगर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने भारत से मदद मांगी, लेकिन यहाँ पे उसका विरोध हो गया कि हम अब सैनिक वहाँ पे युद्ध लड़ने नहीं जाएंगे, क्योंकि इसी के मतलब इसी समझौते को करने के लिए अगस्त प्रस्ताव भारत आता है 8 अगस्त 1940 को। अब क्योंकि इनको जब सैनिक चाहिए होते हैं तो ये भारत आते हैं, और दोस्तों इस बीच में जब ये मदद मांगते हैं भारत से, क्योंकि यहाँ पे उस समय कांग्रेस के, गांधी के अलावा भी कांग्रेस में बहुत ही ज़्यादा एक उभरते हुए नेता हो चुके होते हैं, जिनका नाम है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इन्होंने दोस्तों क्या कहा कि जब ब्रिटेन ने भारत से मदद मांगी, तो क्योंकि कांग्रेस तो बहुत ज़्यादा सत्ता में थी उस समय। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ब्रिटेन का तो ऐसे भी भारत गुलाम था, तो ये ब्रिटेन क्यों सहायता मांग रही थी भारत से? सैनिक तो ले जाती। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे तब तक प्रांतीय चुनाव हो चुके थे भारत में। 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद 1937 में प्रांतीय चुनाव होते हैं दोस्तों। 1937 में प्रांतीय चुनाव होते हैं, जिसमें कांग्रेस लगभग 8 राज्यों में, 8 जो प्रांत थे वहाँ पे उसकी सरकार होती है। 5 में तो वो पूर्ण बहुमत से होती है, और जो बाकी के 3 होते हैं उसमें वो गठबंधन से होती है, क्योंकि ये बहुमत से होती। अब अगर इससे सहमति नहीं लेंगे तो ये लोग सैनिकों को ले नहीं जा सकते थे। अब इसीलिए उन्होंने मदद मांगी। अब जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, एक तंज कसा कि हम तो पहले से ही आपके गुलाम हैं, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? आप हमें पहले आज़ाद कर दीजिए, फिर हम आपकी मदद पूर्ण रूप से करेंगे। लेकिन इसी हुआ क्या कि जब जवाहरलाल नेहरू ने ये मदद मांगी, ये मदद कब मांगी? 1940 में दोस्तों एक अधिवेशन होता है रामगढ़ का, जो कि दोस्तों कांग्रेस का होता है, और इसी में एक सहमति बनती है अंग्रेजों से कि आप हमें आज़ाद कर दीजिए और हम तब आपकी मदद करेंगे, क्योंकि हम तो पहले से गुलाम हैं। एक गुलाम दूसरे गुलाम से आपको कैसे आज़ाद करा सकता है? तो अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जो 1940 का समय काल था, क्योंकि इनको तो सहायता चाहिए, इनको सैनिक चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि 1937 में प्रांतीय चुनाव होते हैं, जिसमें कांग्रेस 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत होते हैं। अब इसीलिए वो मदद मांगते हैं। अब होता क्या दोस्तों, क्योंकि चर्चिल को तो मदद चाहिए सैनिक की, क्योंकि इनको युद्ध लड़ना है, क्योंकि जापान, इटली और जर्मनी इनको ऊपर आक्रमण किए जा रहा है। अब यहाँ पे 1940 में एक सम्मेलन होता है, जिसको दोस्तों हम लोग कहते हैं रामगढ़ का कांग्रेस का, मतलब जो अधिवेशन होता है रामगढ़ का अधिवेशन कांग्रेस का होता है, जो 1940 में होता है। इसमें जवाहरलाल नेहरू मांग करते हैं कि आप हमको आज़ाद कर दीजिए, एक गुलाम राष्ट्र किसी की कैसे मदद कर सकता है। अब ये समय काल दोस्तों 1940 का था। इसी समय पे एक बवाल चल रहा होता है इंडिया में, मुस्लिम लीग का दोस्तों। क्योंकि आपको दोस्तों पता होगा मुस्लिम लीग का जो मुस्लिम लीग को जो चला रहे थे, जो इसके नेता थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान चाहिए था, क्योंकि इसी अधिवेशन में, जो मुस्लिम लीग का ये अधिवेशन होता है 1940, ये होता दोस्तों लाहौर में। ये दोस्तों 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में होता है, और इसी में पाकिस्तान की मांग उठ जाती है। पाकिस्तान की मांग यहीं उठती है दोस्तों। 1940 में लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग उठती है। अब मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से कम कुछ नहीं चाहिए, और इनको डर था कि अगर भारत को ब्रिटेन आज़ाद कर देता है तो फिर भारत हमको आज़ादी नहीं देगा, हम अपना नया पाकिस्तान नहीं बना पाएंगे। तो ये भी विरोध पे उतर आए थे। मुस्लिम लीग अपना विरोध कर रही थी, और जो कांग्रेस वाले थे वो अपना विरोध कर रहे थे, क्योंकि इस समय भारत में आंतरिक गतिरोध बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका होता है। और
इसमें होता क्या दोस्तों कि अब आंतरिक गतिरोध जब इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा होता है कि अंग्रेजों का इसको काउंटर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता, क्योंकि उनको सैनिक भेजने थे द्वितीय विश्व युद्ध में, और भारत में शांति की स्थापना, शांति वो लोग नहीं रख पा रहे थे, जिसके कारण अंग्रेज या कह सकते हैं ब्रिटेन के जो पीएम थे चर्चिल, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इसलिए उन्होंने अगस्त में 8 अगस्त 1940 को अपने वायसराय लॉर्ड लिंगलिथियो के द्वारा एक प्रस्ताव दिया, जो दोस्तों अमेरिका था वो, अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अमेरिका तो दोस्तों पूंजीवादी, और जो यूएसएसआर था वो साम्यवादी कंट्री था। और दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि जो साम्यवादी कंट्री थी, क्योंकि 1934 में जब मानवेंद्र नाथ राय, एमएन रॉय ने भारतीय संविधान सभा की मांग की थी, और क्योंकि वो साम्यवादी बन चुके थे और इसलिए यूएसएसआर से भारत के संबंध कहीं ना कहीं थोड़े से अच्छे थे, क्योंकि यूएसएसआर भारत की हमेशा मदद कर रहा था। अब यूएसएसआर का दबाव पड़ने लगा किस पे दोस्तों? ब्रिटेन पे, और अमेरिका का भी दबाव थोड़ा बहुत ब्रिटेन पे पड़ने लगा। तो अमेरिका और यूएसएसआर ने कहा कि आप भारत की कॉलोनियों को पहले तो आप स्वतंत्र करिए, अगर वो स्वतंत्रता मांग रहे हैं तो आप उनको स्वतंत्र कर दीजिए, जिससे हमको सहायता मिले और हम युद्ध जीत सकें। और जापान दोस्तों क्या कर रहा था कि ये सीधे मतलब कि जो पूर्व एशियाई कंट्री थी, म्यांमार वगैरह थे, उनमें ये युद्ध करके उनको जीतता हुआ भारत में घुस रहा था। ये म्यांमार तक आ चुका था, बर्मा तक आ चुका था। अब भारत को भी डर लगने लगा कहीं जापान हम पे आक्रमण ना कर दे, क्योंकि दोस्तों जापान, सुभाष चंद्र बोस 1939 में जब अपना चुनाव हार जाते हैं, चुनाव जीत कर रिजाइन करके पहुंचते हैं, जापान पहुंचते हैं, तो अब वो जापान की तरफ से लड़ रहे थे, क्योंकि जापान लड़ रहा था ब्रिटेन से ना। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जापान का युद्ध भारत से नहीं था, वो ब्रिटेन से लड़ रहा था। ब्रिटेन की कॉलोनियां जहां जहां पे थी वहां पे ये ध्रुवी राष्ट्र वहां पे युद्ध कर रहे थे। तो जापान लड़ रहा था भारत में ब्रिटेन की कॉलोनियों से, क्योंकि अब उनका सुभाष चंद्र बोस भी समर्थन कर रहे थे। अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि सुभाष चंद्र बोस को तो राष्ट्रवादी कहा जाता है और वो क्यों भारत के साथ युद्ध कर रहे थे। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जापान का युद्ध भारत से नहीं था, ब्रिटेन की कॉलोनियों से था। इसलिए सुभाष चंद्र बोस जापान का समर्थन कर रहे थे, और जापान भारत की सीमा तक आ चुका था, इसलिए भारतीय भी डरने लगे थे। कहीं ना कहीं गांधी जी भी डर रहे थे और जवाहरलाल नेहरू भी डर रहे थे, लेकिन वो अपना डर सामने नहीं ला रहे थे। अब अमेरिका और यूएसएसआर जो था वो मदद कर ब्रिटेन से, जब ब्रिटेन पे उसने दबाव डाला कि आप भारत की कॉलोनी आप उसको छोड़ दीजिए, उपनिवेश को आप आज़ाद कर दीजिए, तो अब क्योंकि ब्रिटेन इतनी आसानी से तो आज़ाद कर नहीं सकता था, तो उसने एक चाल चली जिसको अगस्त प्रस्ताव कहते हैं, या कह सकते हैं क्रिप्स मिशन कहते हैं। लेकिन अभी हम लोग जब अगस्त प्रस्ताव पे बात कर रहे हैं तो पहले उस पर देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी बातें थी, कि अगस्त प्रस्ताव में ऐसी क्या 8 अगस्त 1940 को ऐसी कौन सी चीज़ें आई थी भारत में लॉर्ड लिंगलिथियो के द्वारा। उस पर बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स थे। दोस्तों 1940 के पहले अंग्रेज और भारतीयों का जो वार्तालाप था, जो कन्वर्सेशन था, वो द्विपक्षीय होता था, कि इधर से भारतीय बोलते थे या कांग्रेस बोलती थी, उधर से अंग्रेज या पीएम सुनते थे। अब क्या था दोस्तों, क्योंकि 1940 तक मुस्लिम लीग भी अपने पूर्ण रौद्र रूप में आ चुकी थी, तो अब ये बात त्रिपक्षीय बन गई थी दोस्तों। हुआ क्या दोस्तों कि यहाँ पे मान लेते हैं भारत है, या कह सकते हैं कांग्रेस है, इधर है मुस्लिम लीग, और इधर था दोस्तों ब्रिटेन। अब ब्रिटेन जब कोई बात करता था तो भारत से करता था, और भारत भी कोई बात करता था। अब अगर ब्रिटेन को मुस्लिम लीग से कोई बात करनी है तो वो इस तरह से होती थी बातें, और मुस्लिम लीग अगर भारत से कुछ कर रही है तो ऐसे, और इस तरह से चीजें चल रही थी। यानी अब जो भारत की स्थितियां थी वो त्रिपक्षीय हो गई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग को पाकिस्तान चाहिए था, भारत को एक पूरा मतलब कि जो कांग्रेस थी उसको पूरा आजाद भारत चाहिए था, आजाद भारत चाहिए था। और क्योंकि भारत इससे कम कुछ नहीं चाहिए था, कांग्रेस को आजाद भारत से कुछ कम नहीं चाहिए था, मुस्लिम लीग को पाकिस्तान से कम कुछ नहीं चाहिए था। अब ब्रिटेन फंस गया, क्योंकि अगर इन दोनों में तनातनी बनी रहेगी तो चीजें वो सही कर नहीं पाएगा।
और क्योंकि इसको चाहिए था सैनिक, वो उसको जो मतलब सैनिक की सैन्य मदद थी वो मिल नहीं पाएगी भारत से। अब ये परेशान हो गए, इसलिए 8 अगस्त जब अगस्त प्रस्ताव आता है दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव आता है दोस्तों, अगस्त ऑफर आता है, तो इसमें क्या कहा जाता है, इसमें दोस्तों कहते हैं जो लॉर्ड लिंगलिथियो थे वो कहते हैं कि जो मांगे इसमें जो प्रस्ताव में जो पॉइंट्स लिखे थे वो क्या थे कि हम भारत को आज़ाद करेंगे, भारत को डोमिनियन स्टेटस दोस्तों देंगे, ना कि आज़ाद करेंगे। दोस्तों ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जो पहला पॉइंट था इनका कि भारत को डोमिनियन स्टेटस देंगे, जो गतिरोध के मुख्य बिंदु बने, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता रखा था कि ब्रिटेन अभी भारत को आज़ाद नहीं करना चाहता, सिर्फ एक टाइम पास कर रहा था, और उसी टाइम पास के फलस्वरूप वो अगस्त प्रस्ताव लेके आते हैं भारत में, अगस्त प्रस्ताव भारत में लेके आते हैं। पहले उसने जो पॉइंट्स था अगस्त प्रस्ताव का वो क्या था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, कि अल्पसंख्यक का दोस्तों ध्यान रखा जाए। मतलब जो तीसरा पॉइंट था कि आप अपनी संविधान सभा बना सकते हैं, संविधान सभा बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात और थी कि मतलब इनको छूट तो दे दी गई कि आप अपनी संविधान सभा बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या था कि सहमति जरूरी है, मुस्लिम लीग की यानी अल्पसंख्यक की सहमति जरूरी है, क्योंकि ब्रिटिश भारत की तो सहमति मिल जाती, जहाँ जहाँ ब्रिटिश का राज था वहाँ तो सहमति मिल जाएगी आराम से, लेकिन मुस्लिम लीग की सहमति कैसे मिलेगी, क्योंकि इनको तो पाकिस्तान से कम कुछ चाहिए नहीं था। तो अब भारत में गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि मुस्लिम लीग के नाम पे इन्होंने एक और आग लगा दी भारत में कि जो अल्पसंख्यक हैं, या आप कह सकते हैं देसी रियासत, देसी रियासतें जो दोस्तों लगभग 600 के आसपास थी उस समय भारत में, 1940 के आसपास भारत में देसी रियासतें 600 थी, जो आज़ादी के समय 562-563 के आसपास रह गई थी। अब क्योंकि अब इन्होंने एक बात ये कह दी कि अगर संविधान सभा में सहमति नहीं बन सकती, मतलब जो कानून बनेगा, यहाँ से जो कानून बनेंगे दोस्तों, जो संविधान सभा के बाद जो संविधान बनेगा, अगर उसको देसी रियासत नहीं मानती है या मुस्लिम लीग नहीं मानती, तो ये अपना अलग कानून बना सकती है, अलग संविधान बना सकती है, ये अपना अलग कानून बना सकती है, अलग संविधान बना सकती है। अब दोस्तों महात्मा गांधी के सामने समस्या खड़ी हो गई, कांग्रेस के सामने समस्या खड़ी हो गई कि अगर ये देसी रियासतें अपने अलग कानून बनाएंगे, अलग संविधान बनाएंगी, मुस्लिम लीग अलग हो जाएगी, तो फिर भारत बचेगा कहाँ पे। तो अब इस वजह से, और यहाँ पे दोस्तों एक स्टार वाली शर्त और लगी थी कि ये सारी चीजें युद्ध खत्म होने के बाद की जाएंगी, मतलब आप संविधान सभा तब बना पाएंगे जब युद्ध खत्म हो जाएगा, आपको डोमिनियन स्टेटस तब दिया जाएगा जब युद्ध खत्म हो जाएगा, या आपके जो संविधान बनेगा उस पर जब अल्पसंख्यकों की भी सहमति होगी तब आपको आज़ाद किया जाएगा, डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों को डोमिनियन स्टेटस अगर नहीं पता है तो डोमिनियन स्टेटस दोस्तों उसको कहते हैं कि हम आपको आज़ाद तो कर देंगे, आज़ाद हैं आप अपने कानून बनाने के लिए, आप अपने कानून बनाने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन जो दोस्तों संप्रभुता है वो ब्रिटेन के पास रहेगी। जो संप्रभुता दोस्तों वो ब्रिटेन के पास ही रहेगी, मतलब आप जो ये अंतिम जो निर्णय लेने की शक्ति है वो ब्रिटेन के पास रहेगी, लेकिन और आप अपने जो घरेलू कानून है उनको आप कर सकते हैं, उस पर आप कानून बना सकते हैं, उस पर आप राज्य कर सकते हैं, लेकिन संप्रभुता ब्रिटेन के पास रहेगी। ये था डोमिनियन स्टेटस। अब दोस्तों इसको
मना कर दिया गया, मतलब इसको अस्वीकार कर देती है, मुस्लिम लीग भी अस्वीकार कर देती है और भारत भी कांग्रेस भी अस्वीकार कर देती है। क्योंकि तो मुस्लिम लीग क्यों अस्वीकार करती है दोस्तों, उसका कारण ये था कि जिन्ना को चाहिए था पाकिस्तान, और वो ये जानते थे कि अगर भारत आज़ाद हो गया, अंग्रेज भारत को आज़ाद करके चले गए और तब हम पाकिस्तान का निर्माण नहीं करा पाएंगे, पाकिस्तान की मांग पूरी नहीं करा पाएंगे। इसलिए उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है जिन्ना, और यहाँ पे डोमिनेंट स्टेटस को कांग्रेस क्यों ठुकरा देती है। हालांकि 1928 में मोतीलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू मांग करते हैं कि हमको डोमिनियन स्टेटस दे दें, लेकिन 1929 में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता था, लाहौर अधिवेशन जो होता है उसमें भारत जो कांग्रेस थी पूर्ण स्वराज की मांग कर देती है दोस्तों। पूर्ण स्वराज की मांग कर देती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 1928 में मोतीलाल नेहरू कहते हैं कि आप हमको डोमिनियन स्टेटस ही दे दीजिए, थोड़ी शुरुआत तो कीजिए। लेकिन 1929 में जो लाहौर अधिवेशन होता है उसमें जो रावी नदी के तट पे लाहौर में अधिवेशन होता है, जिसमें कांग्रेस ने क्या कह दिया कि हमें अब पूर्ण स्वराज से कम कुछ नहीं चाहिए, हम अब पूर्ण स्वराज लेकर ही रहेंगे। इस वजह से दोस्तों इस जो अगस्त प्रस्ताव था इसका पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया जाता और ये फेल हो जाता है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि क्रिप्स मिशन क्या था और क्रिप्स मिशन की महत्वपूर्ण चीजें क्या थी।